देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ इंदौर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञ डॉक्टर आस्था जैन ने कहा कि आईवीएफ को लेकर समाज में कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। बहुत से लोग अब भी इसे अंतिम विकल्प मानते हैं या यह सोचते हैं कि इससे जन्म लेने वाले बच्चे अस्वस्थ होते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सब गलत धारणाएं हैं और आईवीएफ आज विज्ञान द्वारा प्रमाणित एक सुरक्षित और प्रभावी प्रक्रिया है। डॉक्टर जैन ने कहा कि आईवीएफ की सफलता दर महिला की उम्र और जीवन शैली पर निर्भर करती है। एम्ब्रियो को लिक्विड नाइट्रोजन में सुरक्षित रखा जाता है और 10 साल तक उपयोग में लाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पहली कोशिश में सफलता 60 से 70% तक रहती है और 2 से 3 प्रयासों में 90% तक पहुंच जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि इंदौर और आसपास के इलाकों में देर से मातृत्व, PCOS, एंडोमेट्रियोसिस और लो ओवेरियन रिजर्व जैसी समस्याओं के कारण बांझपन के मामले बढ़े हैं। वहीं पुरुषों में धूम्रपान और तनाव प्रमुख कारण है। बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ इंदौर में अत्याधुनिक तकनीक और विश्व स्तरीय लैब सुविधाओं के साथ साथ व्यक्तिगत उपचार योजनाएं, परामर्श और मनोवैज्ञानिक सहयोग भी उपलब्ध कराया जाता है। यही वजह है कि मरीजों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है और आईवीएफ की स्वीकार्यता भी इंदौर और मध्य भारत में तेजी से बढ़ रही है। को पड़ती है और क्या रीजन रहता है उसका? जो इनफर्टिलिटी होती है, पहले हम बात करेंगे कि इनफर्टिलिटी क्या होती है, किसको बोलते हैं, किस कपल को हम बोलेंगे कि ये इनफर्टाइल है। जब कोई एक कपल जिनकी फीमेल पार्टनर की उम्र अगर 35 साल से कम है और उनको 1 साल हो गया ट्राई करते हुए विदाउट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्शन या प्रोटेक्शन, उसके बाद में भी वो अगर नेचुरली कोशिश कर रहे हैं कंसीव करने की और 1 साल में वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स को हमारी सलाह होती है, या फिर जिनमें फीमेल पार्टनर्स जिनकी उम्र 35 से ज़्यादा है, उनको अगर 6 महीने हो गए प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए नेचुरली ट्राई करते हुए और वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे कपल्स को डॉक्टर से मिलना चाहिए, अपनी सारी जांचें करानी चाहिए, जिसमें कि हम उनकी सोनोग्राफी करते हैं, सीमेन टेस्टिंग करते हैं और कुछ ब्लड की जांचें करते हैं, जिसके आधार पे ट्यूब टेस्ट भी करते हैं। ये फिर पता लगाया जाता है कि उनको प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे कारण है उनके निसंतानता होने का, उसके अकॉर्डिंग फिर उनका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। तो आईवीएफ की ज़रूरत हर पेशेंट को नहीं होती है जिनको निसंतानता की समस्या होती है। बहुत सारे पेशेंट को हम मेडिकली या IUI के द्वारा भी ट्रीट कर सकते हैं। जिन पेशेंट में बायलेटरल ट्यूबल ब्लॉकेज है या जिनके अंडे बहुत कम हैं या जिनमें मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो गया है या IUI भी फेल हो गया है, ऐसे पेशेंट्स को फिर हम IVF करवाने की सलाह देते हैं। इनफर्टिलिटी की समस्या जो आती है उसके पीछे क्या रीजन है, क्या कहना चाहेंगे? इनफर्टिलिटी की जो समस्या है आज के समय में, इसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है। इसका जो प्रमुख कारण है जो बाहर निकल के आ रहा है वो है लाइफस्टाइल चेंजेस का होना। ठीक है, आज के समय में लोग हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होती है, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, सिगरेट, शराब, तम्बाकू या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, तो जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी की समस्या देखी जा रही है। कई बार लोगों की सोशल कारण भी होते हैं। पहले लोग सेटल होना चाहते हैं, फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हैं, राइट पार्टनर को ढूंढना चाहते हैं, उसके बाद ही वो शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, तो जिसकी वजह से अपना करियर बनाने के चक्कर में या राइट पार्टनर ढूंढने के चक्कर में लोग शादी भी लेट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से उनमें लेट शादी करने की वजह से इनफर्टिलिटी की समस्या होती है। दंपतियों में शादी के बाद में गर्भधारण की सही एज क्या है, क्या कहना चाहेंगे इसको? एक्चुअली जो अच्छी प्रेगनेंसी, हेल्दी प्रेगनेंसी करने के लिए जो एक अच्छी एज मानी गई है, वो ऐसा बोला जाता है कि अगर आप 30 से पहले या 35 की उम्र के पहले अगर आप ट्राई करके कंसीव कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है, बजाय कि अगर आप 30 के बाद में अगर या मिड 30s में जाके ट्राई कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन में अर्ली एज में अगर आप करते हैं तो ज़्यादा अच्छे चांसेस होते हैं आपके। फेलियर के क्या चांसेस रहते हैं इसमें? IVF के फेलियर के चांसेस, देखिए IVF की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो 2 भाग में की जाती है। फर्स्ट भाग में हम एम्ब्रियोज बनाते हैं, जिसके लिए पीरियड के 2nd डे से कुछ हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं जो 10 से 12 दिन तक दिए जाते हैं। फिर ट्रिगर शॉट दिया जाता है, जिसके 36 घंटे के अंदर हम बेहोशी की हालत में महिला जो पार्टनर होती है उनके शरीर से USG की मदद से एक निडल डाल करके इन अंडों को हम निकाल लेते हैं। उसके बाद उनकी जाँच की जाती है, पुरुष के शुक्राणुओं को लिया जाता है और उनको ICSI की मदद से फर्टिलाइज किया जाता है।
फिर एम्ब्रियोज को कल्चर करते हैं तीसरे दिन तक, 5वें दिन तक, तो फिर उसके बाद में हम उनको फ्रीज कर देते हैं। अगले चरण में हम ट्रांसफ़र करते हैं ये फ्रीज किए हुए एम्ब्रियोज का। तो इसके लिए भी हम पीरियड के सेकेंड डे से पेशेंट्स को कुछ दवाइयाँ देते हैं, नेचुरल साइकिल भी ट्राई करते हैं कई बार, और इन एम्ब्रियोज को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो जो आईवीएफ की सक्सेस होती है वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहला जो फैक्टर होता है, यानी जो होता है वो होता है कि आपका क्लिनिशियन कितना नॉलेजेबल है, कितना एक्सपीरियंस है जो डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहा है। क्योंकि पहले तो समस्या को समझना और पेशेंट को इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट देना, उसकी समस्या के अकॉर्डिंग, उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा लैब कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जहाँ पे बेबी बन रहा है ना। अगर लैब बहुत अच्छी होगी, वहाँ पे मशीन्स जो होंगी वो उच्चतम तकनीक की होंगी, एनवायरनमेंट अच्छा होगा लैब का, है ना। वहाँ पे हम लैब के अंदर एनवायरनमेंट जैसे कि ह्यूमिडिटी हो गई, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का लेवल हमको एक लेवल तक, टेम्परेचर, ये सब एक लेवल पे मेंटेन करना होता है। तो जिस लैब में ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से मेंटेन होंगी, वहाँ के रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं बजाय कि जहाँ पे ये सब कॉम्प्रोमाइज स्टेट में होते हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ डिपेंड करती है सक्सेस पे, वो डिपेंड करती है एज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एज बढ़ने के संग ये देखा गया है कि जो अंडे होते हैं उनकी क्वालिटी में गिरावट आने लग जाती है, उनकी क्वांटिटी कम होने लग जाती है, शुक्राणुओं की भी क्वालिटी और क्वांटिटी में एक एज के बाद में गिरावट आती है। तो इसीलिए एज बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है। दूसरी चीज़ जो होती है वो ये होती है कि आप किस तरीके की तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किस तरीके के क्वालिटी के इंजेक्शंस यूज़ कर रहे हैं, इन सब पे भी आपके ट्रीटमेंट की सक्सेस जो होती है वो डिपेंड करती है। जो कपल अपने अंडाणु और शुक्राणु आपके यहाँ पर प्रिजर्व रखना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए, किस तरह से? सो बेसिकली क्या होता है कि जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि आईवीएफ की प्रोसेस क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था कि उसको हम 2 भाग में करते हैं। एक भाग में हम एम्ब्रियो बना के फ्रीज करते हैं और दूसरे भाग में हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो एम्ब्रियो फ्रीज करने से और ट्रांसफ़र के बीच में जो गैप होता है, हम यूजुअली नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र कर देते हैं पेशेंट का, 1 महीने का गैप लेकर के। लेकिन अगर कोई पेशेंट अपनी इच्छा से बाद में ट्रांसफ़र करना चाहे या अभी फ्रीज करा के रख करके फ्यूचर के लिए उनको सेव करके रखना चाहे, तो इंडिया में लॉ के अकॉर्डिंग आप उसको 10 साल तक रख सकते हैं। तो 10 साल की अवधि तक आप आपके एम्ब्रियोज फ्रीज करके रख सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपने फर्स्ट बेबी प्लान कर लिया है तो आप आपके जो बचे हुए एम्ब्रियो हैं इनको आप फ्रीज रखिए, और आगे जब आप दूसरी प्रेगनेंसी प्लान करें तो आप उन्हीं एम्ब्रियोज को यूज़ करके ट्रांसफ़र करवा करके आप प्रेगनेंसी कर सकते हैं। तो आपको वापस से आईवीएफ करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इससे आप अपनी इच्छा से प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। जब आपको लग रहा है कि समय ठीक है, आप अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं, आपको लगता है कि आप इमोशनली हेल्दी हैं बच्चे को इस दुनिया में लेके आने के लिए, तो आप उस वक्त उन एम्ब्रियोज को ट्रांसफ़र करा के प्रेगनेंसी का सुख ले सकते हैं। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। एचडी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज।